जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए जिनका कोर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राजनीतिक चिंतन की विचारधारा में सिसरो के विशिष्ट योगदान की व्याख्या करना है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, वो क्वेश्चन है देखिए, सिसरो की राज्य से संबंधित विचार की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगर इस टाइप के दोनों क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक ही आंसर दिखाएगा, वो देखिए किस तरह से लिखाता है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई भी विद्वान के बारे में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, उसका विचारधारा लिखने आ गया, तो सबसे पहले उस विद्वान के आप लोग जीवन परिचय के वर्णन कीजिए। देखिए हम आप लोगों को अब सिसरो का जीवन परिचय बताते हैं। देखिए उनका जन्म जो है 3 जनवरी 106 ईसा पूर्व अपिर्नम में हुआ था। मतलब सिसरो का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 106 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? अपिर्नम में हुआ था। ठीक है। सिसरो को अंग्रेजी में टूली के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो टूली के नाम से जाना जाता है। तो सिसरो युग का सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण दार्शनिक था। मतलब अपना युग का जो है ना, सिसरो सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण दार्शनिक था। ठीक है। राजनीतिक दर्शन पर जितना व्यापक ढंग से उसने लिखा है, किसी अन्य दूसरे रोमन दार्शनिक ने नहीं लिखा है। मतलब राजनीतिक दर्शन पर इस तरह से वो लेख लिखे थे जिस तरह से कोई भी आज तक रोमन के दूसरे दार्शनिक ने नहीं लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट को आप लोग दीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए कि राजनीतिक दर्शन के इतिहास में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनका स्थान क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। एक युवा के रूप में उन्होंने रोमन में कानून, साहित्य और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। तो सिसरो युवा के रूप में कानून और साहित्य और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई भी किए थे और कुछ दिनों तक सेना की नौकरी करने और 3 साल तक वकील के रूप में भी कार्य करने के बाद, मतलब वो कुछ दिनों तक सेना की भी नौकरी किए थे और 3 साल वकील का भी कार्य किए थे। उसके बाद उसने ग्रीस और एशिया की यात्रा करने के लिए चले जाते हैं और अंत में 7 दिसंबर 43 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी सिसरो की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे सिसरो की रचनाएं। तो सिसरो की क्या क्या रचनाएं हैं? देखिए, सिसरो न केवल एक अजस्वी वक्ता था, अपितु एक महान लेखक भी था। मतलब एक महान लेखक भी था। उसकी अभी तक 4 रचनाएं उपलब्ध है। मतलब सिसरो का 4 रचनाएं उपलब्ध है। उनमें से पहला रचनाएं है डी पब्लिका। ठीक है, कौन है डी पब्लिका? ये देखिए क्या है कि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है? डी पब्लिका एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचनाएं कब हुआ था? 54 ईसा पूर्व से लेकर 62 ईसा पूर्व के बीच में हो गया था। इनका दूसरा बुक है डी लिगबस। कौन है? डी लिगबस। इसमें देखिए इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कानून की विवेचना की है। तो वो कानून की विवेचना किस बुक में किए? तो डी लिगबस में। ठीक है। इनका तीसरा रचनाएं है वो है डी ऑफिसिस। ये ईसा पूर्व 44 में इस ग्रंथ का लेखन कार्य संपन्न हुआ था। मतलब 44 ईसा पूर्व में इनका कार्य लेखन संपन्न हो गया था। ठीक है। रचनाएं थे उनका लॉज। ठीक है, कौन है? लॉज। उनका चौथा रचनाएं कौन था? लॉज। अब देखेंगे हम लोग सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचार। अब क्या देखेंगे? सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचार। इसमें देखिए क्या है, ये क्वेश्चन के अनुसार है। देखिए, सिसरो अपने युग का शिशु यानी बच्चा था। मतलब अपने युग में वो शिशु और बच्चा थे। उसका समस्त राजनीतिक चिंतन समकालीन रोमन राजनीतिक जीवन से संबंधित था। मतलब सब किसमें? रोमन राजनीतिक जीवन से क्या था? संबंधित था। ठीक है। अब देखेंगे सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित है। उनका कौन कौन सा विचार था वो देख लेते हैं। पहला है राज्य संबंधी विचार, दूसरा है राज की उत्पत्ति, तीसरा है समाज तथा राज, चौथा है शासन या सरकार, पांचवा मिश्रित शासन, छठा है न्याय संबंधी विचार, सातवां है दासता संबंधी विचार और आठवां है कानून संबंधी विचार और नौवां है मानव की प्रकृति समानता का विचार। ये था सिसरो का राजनीतिक विचार। अब हम एक एक करके इन सब को डिफाइन करते हैं, ये क्या इस सब में क्या क्या बोले थे। ठीक है, कौन? सिसरो। ठीक है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। फर्स्ट पॉइंट है राज्य संबंधी विचार। इसको इंग्लिश में कहते हैं द आइडिया ऑफ स्टेट। देखिए, राज्य सिसरो को जनता का विषय मानता है। राज्य सिसरो क्या मानता है? जनता का विषय मानता है। और सिसरो राज्य की परिभाषा इस प्रकार देता है। देखिए, कॉमनवेल्थ जनता का है। कॉमनवेल्थ किसका? जनता का है। और जनता मनुष्य की कोई भीड़ नहीं है। जनता जो है मनुष्यों की कोई भीड़ नहीं है, जो इस प्रकार से एकत्र हो गया है। ठीक है, जमा हो गया। एकत्र करने मतलब जमा हो गया है। जनता एकत्रित जनसमूह है। मतलब जनसमूह है जो सामान्य विधि और सामान्य भलाई का उपभोग करने
के बंधन में क्या हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, दूसरे शब्दों में सिसरो क्या कहते हैं, देखिए सिसरो के अनुसार सामूहिक जीवन का विविध ढंग से निर्वहन करने के उद्देश्य से जनता से राज्य का निर्माण किया गया है। मतलब जो निर्वहन ढंग से या अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से जीने के लिए जनता जो है राज्य का क्या किया है, निर्माण किया है। और जनता मनुष्य की कोई भीड़ नहीं है जो किसी प्रकार से एकल हो गई है। ठीक है, क्या हो गई, जमा हो गई है, बल्कि यह बहुत से मनुष्यों का जन्म है। क्या है, जन्म है, जो कानून की संपत्ति और सहचारिता के द्वारा एक साथ है, या कानून की संपत्ति के लिए या जन्म के कारण एक साथ रहता है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा पॉइंट है, वो है राज्य की उत्पत्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑरिजिन ऑफ द स्टेट। ठीक है, देखिए सिसरो राज्य को प्रकृति नहीं मानता है। राज्य को क्या मानता है, प्रकृति नहीं मानता है। वह इसे निर्मित तथा शासित वर्ग की सहमति पर आधारित मानता है। मतलब उसको निर्मित मानता, मानव द्वारा निर्मित मानता है, और सहमति और आधारित पर मानता है। मतलब उसको प्रकृति नहीं मानता है, कौन, सिसरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओके। पॉइंट है समाज तथा राज्य, सोसाइटी एंड स्टेट। इसमें देखिए सिसरो क्या कहते हैं, सिसरो समाज को राज्य से अधिक प्राचीन तथा व्यापक संस्था मानता है। मतलब समाज को राज्य से अधिक प्राचीन मानता है, यानी पुराना। वह यह भी नहीं मानता कि राज्य व्यक्ति से पूर्व निर्मित है। ठीक है, और अथवा व्यक्ति के लिए प्राकृतिक है। मतलब व्यक्ति से पहले भी निर्मित नहीं है और व्यक्ति के लिए प्रकृति या नेचुरल है, ये भी नहीं मानता, कौन, सिसरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो है शासन या सरकार, यानी गवर्नमेंट। ठीक है, ये सिसरो के अनुसार क्या है, देखिए सिसरो के अनुसार राज्य को कायम रखने के लिए सरकार या शासन अधिकार का होना आवश्यक है। मतलब राज्य को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सरकार और शासन अधिकार का होना आवश्यक है, ये सिसरो भी मानते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, सिसरो के अनुसार सरकार को भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं, सरकार के भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। सरकार एक व्यक्ति या कुछ चुने हुए व्यक्तियों या पूरी जनता के हाथों में हो सकती है। मतलब एक व्यक्ति हो सकता है, या कुछ चुने हुए व्यक्ति हो सकते हैं, या पूरी जनता के हाथों में हो सकती है। अब सिसरो ने सरकार को 3 रूप माने हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र, और तीसरा है प्रजातंत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो है मिश्रित शासन। इसको बोलते हैं मिक्स्ड कंस्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, सिसरो ने शासन के 3 रूप यानी राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र माने हैं। ठीक है, वह कहता है कि जब शासन का उद्देश्य न्याय ही नहीं रहता है तो राजतंत्र दूषित होकर निरंकुशतंत्र, कुलीन तंत्र धनिकतंत्र में तथा प्रजातंत्र होकर भिन्नतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। जब मान लीजिए प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र जो था वो अगर दूषित हो जाता है तो इस टाइप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए न्याय संबंधित विचार। वो क्या है, सिसरो ने न्याय के विचार को अपने आदर्श राज का केंद्रीय विषय माना है। ठीक है, केंद्रीय विषय माना है, और सिसरो के अनुसार अधिकारों की रक्षा न्याय का मूल अधिकार है। ठीक है, ये आधार है, मतलब जो रक्षा करेगा न्याय का वो मूल आधार है। ठीक है, और न्याय व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें कर्तव्य पालन करने का क्या देता है, आदेश देता है। ठीक है, अब दासता संबंधी विचार इनका क्या था, देखिए सिसरो दास प्रथा को अस्वीकार कर देता, मतलब दास प्रथा को ये नहीं मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनका कानून संबंधी विचार। देखिए वह शासन एवं अपरिवर्तनशील प्रकृति कानून में विश्वास रखता था। मतलब अपरिवर्तनशील जो कानून होगा उस पर वो विश्वास रखते थे। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक कानून ईश्वरीय वस्तु है। मतलब जो प्राकृतिक कानून जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कानून है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वो प्राकृतिक कानून राज्य निर्मित कानून से श्रेष्ठ है। मतलब जो नेचुरल जो कानून होता है, लॉ होता है, वो राज्य निर्मित कानून से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम सिसरो के राजनीतिक विचार को वर्णन कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप से लिखिएगा, इस पॉइंट को लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस हो सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में आप लोग को इसके आंसर में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन को ऐड कर दीजिएगा। देखिए किस तरह से इज्यूम दिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसके विचारों से लोग प्रभावित हुए, मतलब सिसरो के विचार से लोग तो प्रभावित हुए और आधुनिक युग पर गहरा प्रभाव भी पड़ा था, आधुनिक युग पर गहरा प्रभाव भी पड़ा था। ठीक है, यहीं पे आप लोगों का आंसर खत्म हो जाता है। फिर इतना ही लिख के आइए, आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।